इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,961 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 54,87,580 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 43,96,399 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 87,882 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। आज से 10 राज्यों में एहतियात के साथ खुलेंगे स्कूल। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी जुड़ सकेंगे 100 लोग। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया के बीच आज से कई चीजों में रियायत मिलने जा रही है। आज से सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को मास्क लगाकर शामिल होने की इजाजत है। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना, स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। ओपन एयर थिएटर को भी खुलने के लिए आज से अनुमति दे दी जाएगी। वहीं देश के 10 राज्यों में एहतियात के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहां आज से ज्यादातर स्कूल खुल जाएंगे। वहीं यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल, यहां स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। आपको बता दें कि अब स्कूलों में केवल 50% टीचर्स और स्टाफ आएंगे और अभिभावक की लिखित इजाजत पर ही छात्र स्कूल आ पाएंगे। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए सारे उपाय करने होंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं अभी उन्हीं स्कूलों को खोलने की इजाजत है जो कोरोना जोन में नहीं है। स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को भी कोरोना कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, बीमार कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता। स्कूल में बच्चे कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल जैसी चीजें एक दूसरे के साथ साझा न करें। स्कूल प्रबंधन को इसका भी खास ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपके घर से कोई भी स्कूल जाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन की विस्तारवादी रणनीति में पिस गया बेचारा नेपाल। ड्रैगन ने नेपाल में घुसकर बना दी 9 इमारतें। जी हाँ दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में बदस्तूर जारी है और भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन ठंड के मौसम में और नेपाली सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस बार मामला नेपाल के हुमला जिले का है। इस जिले के नामखा गांव में चीन ने गुपचुप तरीके से 9 इमारतों का निर्माण कर लिया है और चीन की हिमाकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस जगह पर उसने इमारतों का निर्माण किया है, उसके आसपास भी नेपाल के नागरिकों का प्रवेश निषेध कर दिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गाँव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए थे। उन्होंने बताया कि लिमी गाँव के लापचा क्षेत्र में चीनी सेना ने एक साथ 9 इमारतों का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। पूरी बात की जानकारी लेने के लिए जब बहादुर लामा वहां पहुंचे तो उन्हें चीनी सेना ने आने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा में रहे चीन के सैन्य अधिकारियों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और उनको उस क्षेत्र से चुपचाप चले जाने के लिए कहा गया। और वहीं इस बारे में ना तो नेपाल का गृह मंत्रालय और ना ही नेपाल का विदेश मंत्रालय कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। 2 महीने पहले ही चीन द्वारा नेपाल के गोरखा जिले के एक गाँव को चीन में मिला लेने की खबर आई थी, लेकिन तब भी नेपाल कुछ नहीं कर पाया था। दोस्तों, क्या भारत को नेपाल की मदद करनी चाहिए या नेपाल को उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना का और बढ़ा दबदबा। 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण, राफेल भी है तैयार। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच भारत ने पैंगोंग झील के फ्रिक्शन पॉइंट के आसपास 20 से अधिक माउंटेन हाइट्स पर अपना दबदबा बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना राफेल को भी सीमा से लगे इलाकों में चीनी सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार रखती है। भारत की आक्रामकता देखकर चीन भी सख्ते में है। इससे पहले भी चीन ने जब घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने उल्टे पांव पीछे लौटने पर उन्हें मजबूर कर दिया। बता दें कि 10 सितंबर को अंबाला में हुए समारोह में 5 राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि सीमाओं पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में भारतीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ये विमान बहुत कारगर है। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा था कि इस समय राफेल का आना सुरक्षा कारणों से बहुत उपयोगी है। इसके अलावा आज रात को ही राफेल सीमा के करीब उड़ान भरता नजर आया था। पूर्वी लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के विमान LAC के आसपास गश्त करते नजर आते हैं। इस बीच एक बार फिर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। भारत ने इसमें भी चीन को घेर लेने का प्लान बना लिया है। इस बार बैठक में विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने SCO सम्मेलन के दौरान भी अपने समकक्षों से मुलाकात की थी और शांति स्थापित करने पर बात की थी।
उस समय तो चीन राजी होता नजर आया, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दोस्तों, आप भारत और चीन में युद्ध देखना चाहते हैं या दोस्ती? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का कारनामा। कार की 50 लीटर वाली टंकी में डाल दिया 55 लीटर तेल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत के गांव खेड़ा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको जानने के बाद शायद आप भी पेट्रोल पंप वालों की ईमानदारी पर शक करना शुरू कर देंगे। एक डस्टर गाड़ी के मालिक का आरोप है कि उनकी गाड़ी की 50 लीटर की टंकी में पेट्रोल पंप ने 55 लीटर तेल डाल दिया। जिसके बाद गाड़ी के मालिक ने मामले की सूचना पंप मालिक को दी तो उसने गाड़ी के मालिक से उल्टा बदतमीजी शुरू कर दी। कार मालिक का आरोप है कि उनकी गाड़ी में पहले भी तेल था, लेकिन पंप में तैनात कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी में 55 लीटर और तेल डाल दिया, जबकि डस्टर गाड़ी की टंकी ही 50 लीटर की होती है। वहीं मालिक ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद शिकायत पुलिस को दी गई। इस पंप की मशीन को सील कर दिया गया, लेकिन पुलिस भी मीडिया के कैमरे से बचती नजर आई। इससे एक बात तो साफ होती है कि कहीं न कहीं विभाग के अधिकारियों और पेट्रोल पंप मालिकों की मिलीभगत हो सकती है। दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी पेट्रोल पंप वाले चीटिंग करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के टकराव में रूस भी कूदा। चीन से सटे इलाके में बढ़ाई सेना की तैनाती। दोस्तों, चीन इस समय चौतरफा झमेला पाले हुए है। भारत के अलावा ताइवान के साथ उसका संबंध हाल के वर्षों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वहीं चीन ने अमेरिका को भी बीते दिनों लगातार धमकियां दी हैं। अब अमेरिका और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच रूस ने भी सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने का ऐलान किया है। रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने सोमवार को कहा कि रूस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। जा रहा है कि पूर्वी चीनी सागर में स्थित रूस के नेवल बेस व्लादिवोस्तोक पर रूसी सेना की उपस्थिति बढ़ गई है। इस बेस के जरिए रूस प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस की खाड़ी के क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि नए खतरे क्या हैं और पूर्व में इन सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा। आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक टकराव हो सकता है, जिससे रूस चिंतित है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि पुतिन का सपना फिर से एक बार ग्रेटर यूरेशिया को बनाना है, जिसके जरिए वे रूस की खोई हुई ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे रूस को अमेरिका के मुकाबले खड़ा कर किसी भी विवाद का निपटारा करने वाला एक मजबूत देश की छवि निर्माण कर रहे हैं। अगर वास्तव में रूस की पहल से भारत और चीन के बीच शांति आ जाती है तो इससे एशियाई देशों में पुतिन का प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, भारत को किससे मित्रता करने में ज्यादा फायदा है, पुतिन से या ट्रंप से? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए एनसीबी का बड़ा खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला रिया का ड्रग्स कनेक्शन। 8 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है ये ड्रग्स। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार है। रिया ने एनसीबी के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम बताए हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या तस्करी करते हैं। एनसीबी की इसकी जांच कर रही है। बता दें कि रिया के अलावा उनके फ्रॉड भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को एनसीबी ने रिमांड पर लिया हुआ है। एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने इस मामले में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। एनसीबी प्रमुख ने कहा कि ड्रग्स रैकेट का रिया से गहरा संबंध है और हम इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिया के बयान के बाद बॉलीवुड पर एनसीबी की संभावित जांच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, चाहे बॉलीवुड का कोई स्टार हो या कोई आम आदमी, कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। एनसीबी महानिदेशक अस्थाना के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद वे कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं जिन्हें युवा देखते हैं। दोस्तों, पब्लिक के सामने आकर झूठ बोलने वाली रिया के साथ अब क्या किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।